देखो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी लेखक अपने भाषण के माध्यम से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंसर है हमारा कि द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट एंड द अट्रैक्शन ऑफ लिसनर्स टुवर्ड द पीचियस कंडीशन ऑफ द निग्रोज, यानी लेखक निग्रो की दयनीय स्थिति के प्रति श्रोताओं के समर्थन और आकर्षण को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि डू यू थिंक मार्टिन लूथर किंग इज़ अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, यानी जो कुछ बोलने वाला होता है उसको हम लोग वक्ता बोलते हैं और जो सुनने वाला होता है उसको श्रोता बोलते हैं। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू, यानी क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर एक महान वक्ता है। आपके अनुसार एक महान वक्ता के क्या गुण हैं और मार्टिन लूथर ने अपने लोगों से क्या करने का आग्रह किया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलो आंसर देखने की। यस, आई थिंक मार्टिन लूथर किंग इज अ ग्रेट ऑरेटर। अ ग्रेट ऑरेटर हैज़ द क्वालिटीज टू स्ट्रीकिंग लिसनर्स हार्ट अबाउट द टॉपिक एंड द मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू फाइट फॉर द फ्रीडम राइट्स एंड जस्टिस ऑफ द निग्रोज, यानी हाँ मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर किंग एक महान वक्ता है। एक महान वक्ता अपने बातों से श्रोताओं के दिल में क्रांति ला सकते हैं और मार्टिन लूथर ने अपने लोगों में स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय के लिए लड़ने का आग्रह किया है। आप देखो जो महान वक्ता होते हैं ना, जैसे आप देख लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो हमारे जो ऑथर है या फिर महात्मा गांधी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखो कि वो हथियार का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो उनके भाषण वगैरह होते हैं, वो जो बोलते हैं वो इतना ज़्यादा क्रांतिकारी होता है कि लोग क्या करते हैं कि उनके साथ अपने आप हो लेते हैं। तो वही एक खासियत होती महान वक्ता में, और ये मार्टिन लूथर किंग में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज देयर प्लेट, यानी उनकी प्रतिज्ञा क्या थी। तो आंसर है हमारे कि देयर प्लेट इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अंटिल दे गॉट देयर राइट्स एंड स्टिल दे विल मार्च फॉर द फ्रीडम एंड जस्टिस टू गो अहेड, यानी उनकी प्रतिज्ञा है कि वे आगे मार्च करेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। वे जब तक संतुष्ट नहीं हैं तब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल जाता और वे स्वतंत्रता और न्याय के लिए मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। यानी आप देखो कि वो जो मार्च कर रहे हैं, जो क्रांति कर रहे हैं, वो हमेशा उसे जारी रखेंगे और कभी उससे डर के पीछे नहीं हटेंगे, और वो जब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक क्या है उनको उनके सारे अधिकार जो है, स्वतंत्रता है, न्याय है, ये सब नहीं मिल जाता। तो यही उनकी प्रतिज्ञा थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो कि व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑफ ऑथर टॉक अबाउट, यानी लेखक किन परीक्षणों और क्लेशों की बात करते हैं। तो आंसर हमारे कि द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन ऑथर टॉक अबाउट the hardship and the tournaments people had to suffer when they raised their voice against the injustice and discrimination, यानी परीक्षण और क्लेशों से लेखक उन कठिनाई और टूर्नामेंट के बारे में बात करते हैं जिन्हें लोगों को अन्याय और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने पर भुगतना पड़ा था। आप देखो कि क्या होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा ये एग्जाम्पल कि जब भी हम किसी गलत चीज़ का विरोध करते हैं ना, तो ये बहुत हद तक कोशिश की जाती है उन गलत लोगों के द्वारा कि वो क्या करे, आपकी आवाज़ को दबाए। तो ऐसा इन लोगों के साथ भी हुआ था। इन्होंने बहुत बार ट्राई किया था, कोशिश की थी, लेकिन इनके बातों को हमेशा दबा दिया जाता था। तो ये एक कठिनाई थी उनके सामने और वो इसके खिलाफ वो बिल्कुल रेडी थे कि ये हमें होगा, ये हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, पीछे नहीं हटना है। तो ये आप देख लो जो B2 था आपका B.2 वो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। B.3 के क्वेश्चन आंसर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज आवर होप। फिर पैराग्राफ 19 एंड व्हाट इज द होप, यानी आप पैराग्राफ 19 में देखोगे एक होप की बात की गई है, एक आशा की बात की गई है, तो वो क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। तो आंसर लिखो। देखो आप आंसर बहुत ही इजी है और मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसे याद करने के लिए, तो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसके जो भी पहले के चैप्टर है वो मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, उसमें आप देख लेना, और इसके आगे वाले वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो आंसर देखो कि द होप इज़ टू सी ऑल द फ्लेश टुगेदर विच ऑथर सीज एंड ही इज़ श्योर इट विल कम ट्रू एंड द होप इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ द ड्रीम कमिंग ट्रू, यानी उन सब की यही आशा है कि वो क्या है,
आशा सभी को एक साथ देखने की है, यानी जितने भी निग्रोज हैं वो एकता के साथ आगे बढ़े, ये उनकी आशा है। और लेखक ये देखना चाहते हैं, उन्हें ये यकीन भी है कि यह एक दिन सच हो जाएगा। और आपको पता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल होता है। अगर वो सब लोग एक साथ अपने लिए खड़े हो जाएंगे तो उनको क्या है, सारे अधिकार देने ही पड़ेंगे। तो ये उनकी आशा है और उनकी उम्मीद भी है, और ये फाइनली सच भी हो गया है, अभी आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड है कि इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यानी अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो क्या सच होना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी बातें जो अमेरिका अपनाएगा तो वो एक महान राष्ट्र बन जाएगा। तो आंसर है कि इफ़ अमेरिका हैज़ टू बिकम अ ग्रेट नेशन इट शुड not overlook the problem of Negroes and give all the citizenship rights of them. America should prohibit रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे निगरों की समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें नागरिकता के सारे अधिकार देने चाहिए। अमेरिका को नस्लीय भेदभाव पर रोक लगानी चाहिए। देखो, नस्लीय भेदभाव हम किसे कहते हैं, जहाँ पे नस्ल यानी रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में पहले क्या था, श्वेत और अश्वेत, यानी दो जो लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते थे तथा जो काले लोग होते थे, दोनों के बीच बहुत ही बड़ी भेदभाव की एक दीवार थी। तो ये ख़त्म करेगा अमेरिका, तब क्या है, वो एक महान राष्ट्र बन जाएगा। अब देखो, रंग के आधार पे भेदभाव करना सही बात है कि थोड़ा भी सही नहीं है। तो ये हमारा आंसर आपने देख लिया। और आप देखो कि भारत में ऐसे किसी भी प्रकार का आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलता है, खासकर रंग के आधार पे। तो इसलिए भारत हमारा महान भी है। चलो, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और मैं क्या बोल रही थी कि आप वीडियो को क्या करना कि पॉज कर लेना और फिर इसे नोट कर लेना कॉपी में। अगर आप 2-3 बार लिख लोगे ना तो आपको वैसे भी याद हो जाना है, तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। और आप पॉज कर करके देखना। चलो, थर्ड क्वेश्चन देखो कि वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द अलमाइटी, यानी वे सर्वशक्तिमान को धन्यवाद क्यों और कब करेंगे। आप देखो, सर्वशक्तिमान हम किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसे कहा जाता है सर्वशक्तिमान। तो अगर अभी हम देखें ना प्रेजेंट में पूरे विश्व में, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आपको अमेरिका दिखेगा, क्योंकि उसके पास जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, वो हर कंडीशन से बेहतर है बाकियों से, तो इसलिए उसको सर्वशक्तिमान यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑथर है वो उसको धन्यवाद क्यों करेंगे और कब करेंगे, तो दे विल थैंक हिम बिकॉज विद हिज मर्सी एट द लास्ट द ब्लैक्स विल बी फ्री एंड ऑल कुड लिव विद सेम राइट्स एंड फ्रीडम, यानी वे उसे धन्यवाद देंगे जब उसकी दया से अंत में अश्वेत मुक्त हो जाएगी, यानी जो अश्वेत लोग के साथ भेदभाव होता है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारे ऑथर सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देंगे और सभी समान अधिकार और स्वतंत्रता के साथ रह सकेंगे। यानी जब उनको स्वतंत्रता मिल जाएगी, अधिकार मिल जाएंगे, एक नागरिकता जो भी मिलना चाहिए, नागरिकता के जितने भी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, अगर सारा निग्रोज को दे दिया जाएगा तो वे सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट हो जाता है कि द लाइफ ऑफ द निग्रोज इज स्टिल सैडली crippled by the manscale of segregation and the chains of discrimination elaborate, यानी अलगाव के हथकंडे और भेदभाव की जंजीरों से निगरों को जीवन अभी भी दुख की बात है। यानी आप देखो कि जो निग्रोज थे उनकी लाइफ में भेदभाव था, अलगाववाद था, तो ये बहुत दुख की बात है और इसके बारे में हमें आंसर में लिखना है। तो आप देखो कि द लाइफ ऑफ निग्रोज आर सैडली क्रिपल्ड बिकॉज वाइट ट्रीट देम लाइक एनिमल्स, दे विल डोंट गिव देम सिटीजनशिप एंड दे बिहेव लाइक क्रूअल, यानी निगरों को जीवन दुखद है, अपंग है, क्योंकि वो गोरे उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते। यानी जो गोरे लोग थे अमेरिका के, वो निग्रोज के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे, बहुत ही गंदा व्यवहार करते थे, बिल्कुल जानवरों की तरह, उन्हें नागरिकता नहीं देते थे और बहुत ही उनका व्यवहार क्रूर था। तो ये अगर ख़त्म हो जाता तो क्या होता कि अच्छा हो जाता, ये ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी फैटल फॉर नेशन, व्हाई एक्सप्लेन, यानी राष्ट्र के लिए घातक क्या होगा, समझाओ। तो आंसर देख लो कि इफ़ वुड बी फैटल फॉर नेशन इट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोज इज ग्रांटेड is citizenship rights and they
विल बीइंग अ रिवॉल्ट फॉर देयर राइट्स एंड जस्टिस, यानी निगरों की समस्या को नज़रअंदाज करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। निगरों को उसकी नागरिकता के अधिकार नहीं दिए गए हैं और वे अपने अधिकार और न्याय के लिए विद्रोह शुरू करेंगे। तो ये आपका आंसर खत्म हो गया और आपको समझ में आ गया। देखो कि राष्ट्र के लिए क्या घातक होगा। अगर किसी भी राष्ट्र में अगर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा तो वो राष्ट्र के लिए घातक साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी को अधिकार चाहिए होते हैं और इसी बात को हमें समझाना था। तो यहाँ मैंने लिख दिया और आप अपने हिसाब से जो भी वर्ड इसमें आपको ऐड करने हैं या इसको अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको चेंज करना है, वो आप कर सकते हो रिप्लेसमेंट। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो कि व्हाट वाज द ड्रीम, हाउ मेनी टाइम आई हैव अ ड्रीम अपीयर्स इज द लेशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ द रेपिटेशन, यानी सपना क्या था क्वेश्चन है हमारा। फिर कितनी बार आई हैव अ ड्रीम पार्ट में प्रयोग किया गया, यानी जो ये लाइन है आई हैव अ ड्रीम, ये इस चैप्टर में कितनी बार ये रिपीट किया गया है और ये क्यों किया गया है ये हमें बताना है आंसर में। तो आंसर देखो कि द ड्रीम इज टू end racial discrimination and getting justice and freedom. I have a dream is repeated 9 times in the chapter. The importance of the repetition is that the writer want to draw the attention of people toward the dream. यानी सपना क्या है कि नस्लीय भेदभाव को खत्म करना और न्याय और आज़ादी पाना। और ये जो आई हैव अ ड्रीम जो है, ये जो वर्ड है हमारा, ये चैप्टर में 9 बार दोहराया गया है। पुनरावृत्ति का महत्व यह है कि लेखक लोगों के ध्यान सपने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। आप देखो बार बार उन्होंने यही बात कही, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम 9 टाइम्स कहा है इस चैप्टर में, क्योंकि वो अट्रैक्ट करना चाहते थे जो उनके लोग हैं जो सुन रहे हैं। क्योंकि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, ठीक है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये स्पीच है। तो यहाँ पे जो हमारे वक्ता है वो क्या कर रहे हैं कि इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो लोगों को अपने ओर आकर्षित कर पाएँ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द प्लेज, व्हेन विल इट बी फुलफिल्ड, यानी प्रतिज्ञा क्या है, इसे कब पूरा किया जाएगा। तो आंसर है कि द प्लेज इज टू ऑलवेज मार्च अहेड ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड नेवर टू टर्न बैक। It will be fulfilled when Negroes are free from the racial discrimination, यानी संकल्प यह है कि हमेशा आज़ादी की राह पर आगे बढ़ना और कभी पीछे नहीं हटना। यह तब तक पूरा होगा जब तक निग्रो नस्लीय भेदभाव से मुक्त होंगे। तो ये आपका आंसर भी आपने देख लिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव अ ड्रीम फॉर योर स्टेट, नरेट योर ड्रीम इन योर ओन वर्ड, यानी क्या आपके पास आपके राज्य के लिए कोई सपना है, यदि है तो उसे अपने शब्दों में बताएं। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। वैसे सबके ड्रीम्स अलग अलग होंगे, ये मेरे ड्रीम्स है कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई स्टेट इज अ क्लीन एंड टेरिस स्टेट where all the people are employed, all children go to school and everybody has the same rights, यानी मेरा एक सपना है कि मेरा राज्य एक साफ़ सुथरा राज्य हो जहाँ सभी लोग कार्यरत हो, यानी कोई भी बेरोज़गार नहीं हो, सभी जो भी लोग हैं जिनके पास एबिलिटी है उन्हें काम दिया जाए उनकी एबिलिटी के आधार पे, और जो हमारे बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाए, यानी बाल मजदूरी नहीं हो हमारे राज्य में, और सभी को समान अधिकार दिया जाए, यानी जो होता है ना मेल फीमेल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं हो यहाँ पे, और बहुत अच्छे से ये काम करे। तो ये जो मेरा स्टेट है यानी जो बिहार है उसके लिए मैं ये सपना देखती हूँ, ठीक है। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके आगे वाले चैप्टर आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।